time now for the most exciting address, our chief guest address. I invite Shri Kaushal Kishore ji, Honorable Minister of State for Housing and Urban Affairs, Government of India, for his chief guest address. आज नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट पे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कोच्चि मेट्रो के सीएमडी श्री लोकनाथ बेहरा जी, कोच्चि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री के एन मधुसूदन जी, एलेट्स टेक्नो मीडिया के सीईओ श्री रवि गुप्ता जी, हमारे साथ आए मुकेश जी और आदित्य जी, उपस्थित सभी यहाँ पर सभी डेलीगेट्स, सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों। वैसे तो इस समय मेरी लोकसभा चल रही है और लेकिन आज फ्राइडे का दिन था तो रोस्टर ड्यूटी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं हम लोग। ये आज का इलेट्स नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन समिति में आकर के मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है। इसके पहले भी मैं जब आया था तो दुनिया की, विश्व की पहली वाटर मेट्रो पर भी मुझे घूमने का मौका मिला, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और कोच्चि को भी इसके लिए विशेष तरीके से उनका अभिवादन करता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जिस समय सबसे पहली बार वाटर मेट्रो बनाने का काम किया। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में आए तब से उनका टारगेट ही था, पूरा लक्ष्य था ये कि हम कैसे हर क्षेत्र में एक विकसित भारत बनाने का काम करें, और इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट थे उनको नई जिम्मेदारी और अगर जरूरत पड़ी तो नए डिपार्टमेंट का गठन करने का भी काम किया। तो जो हमारा लोगों का खुद का डिपार्टमेंट है वो कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आवासन और शहरी कार्य के बारे में अगर आप समझें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पार्लियामेंट के पहले ही दिन के भाषण में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में आखिरी व्यक्ति के पास भी अपना आवास, निजी आवास हो, और उस निजी आवास में चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, तभी जलेगा जब रोजगार होगा। उसमें बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, यानी बिजली, उसमें नल हो जो पानी देता हो। कुल मिला के अगर एक सारांश में देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान सारी चीज़ें ऊपर मिलें, और वो मिलने के लिए तमाम संसाधनों को जुटाने की ज़रूरत पड़ती है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम करना पड़ता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में काम किया। तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में देखे होंगे कि जापान गए तो वहाँ से उन्होंने बुलेट ट्रेन लाने की बात की, और उन्हीं से, जापान के लोगों से ही ये बात तय की कि आप हमारे यहाँ इसको बनाएंगे, लागू करेंगे। अभी मेट्रो सेवा में तेजी से पूरे देश में सुधार भी हो रहा है, और तमाम शहरों में मेट्रो सेवा को, मेट्रो ट्रेन को और तेजी से काम शुरू करने का काम किया जा रहा है। नए नए शहरों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में इलेक्ट्रिक बसें
चलाने का भी निर्णय लेने का काम किया गया। इलेक्ट्रिक से तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से, उससे प्रदूषण में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। जो डीजल से पेट्रोल से चलने वाले वाहन थे जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत होता था, अब धीरे धीरे उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनते जाएंगे उतने ज़्यादा इसका प्रदूषण का प्रभाव भी उतना कम होता चला जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी जैसे कि आपने अपने यहाँ वाटर मेट्रो की बात की, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस सिस्टम को किया कि जब पानी में के द्वारा यातायात संसाधन जुटाएंगे और उसमें पानी पे जो बोट चलेंगी और उसके लिए दूर तक जाने के का सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह की योजनाएं हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अपने लगे हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक एक विकसित भारत बनाने का एक प्रोग्राम तय किया है और विकसित भारत बनाने के लिए 5.5 घंटे 6 घंटे सभी मिनिस्टरों के साथ मीटिंग करते हैं और एक एक इशू पे मीटिंग करते हैं। कैसे एक मजबूत भारत बने, कैसे विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि केवल जो है हम कुछ चीज़ों में डेवलप कर जाएं, सड़कें अच्छी हो जाएं या हमारे आवागमन के साधन ही ठीक हो जाएं, केवल इतना तक नहीं है, या आवास बन जाए, शौचालय बन जाए, सिर्फ इतना तक नहीं सीमित है, बल्कि हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी ठीक हो। तो अभी एक आप देखे होंगे कि अगर इस पर गौर करें तो 1994 में पार्लियामेंट में एक बिल आया था डंकेल ड्राफ्ट, और उस डंकेल ड्राफ्ट में ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जो खेती होगी उसमें विदेशी हाइब्रिड बीज डाले जाएंगे, बोए जाएंगे। अब इसको बड़े बड़े लोगों ने मार्क नहीं किया कभी, किसानों को तो फसल का कितनी ज़्यादा उपजाऊ हो जाए इसके लिए ध्यान नहीं दिए, या उस तो बाद में समझे। किसान पहले समझ गया, लेकिन बिल लाने वाले लोग बाद में समझे कि नहीं समझे अलग बात है। ये जो इम्पोर्टेंट बीज हाइब्रिड दिया जाता है, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से बात कहाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो इम्पोर्टेंट वो जो बीज देते हैं हाइब्रिड बीज, उसको जब बोएंगे तो फसल तो पैदा होगी, लेकिन जो बीज पैदा होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, नपुंसक होगा, दोबारा बोएंगे तो उससे फसल नहीं होगी। विदेशी हाइब्रिड बीज में ये है, देसी हाइब्रिड बीज में ये नहीं है। यानी उसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण कि हर साल हर फसल के लिए आपको उनसे बीज लेना पड़ेगा, और जब वो बीज हर बार लेंगे उनसे तो पैसा उनके पास जाएगा, और धीरे धीरे करके देसी बीज आपका जो है वो डेड हो जाएगा। जब देसी बीज नहीं रहेगा तो चूंकि पेटेंट कानून लागू है इसलिए वो बीज आप बना भी नहीं सकते, तो पूरी तरीके से आप दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे आत्मनिर्भर बनने के बजाय। तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। अब जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर भोजन पे हम आत्मनिर्भर नहीं है तो फिर बचेगा हमारे पास क्या? तो देसी बीज डेड ना होने पाए, मरने ना पाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी 5.5-6 घंटे मीटिंग करते हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए, नेचुरल खेती करने के लिए। और उसके लिए आप देखे होंगे कि जो ये खेतों में खाद डाली जाती है, डीएपी, जिंक वगैरह, ये सब तमाम ये विदेशी खाद है। इसको अमेरिका से आती है, वहाँ पे डालने पे रोक लगी है। इसको 2 बार जिस खेत में डाल देंगे 3 बार, तो उस पर दूसरी खाद असर नहीं करती,
कोई भी उस पर उर्वरक उस पर असर नहीं करता। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर ज़्यादा जोर देने का काम किया, क्योंकि हमारी खेती बची रहे, हमारी फसल बची रहे, ये ध्यान में रखना है। तो इस पर भी ये सारी चीज़ें जो हम तमाम संसाधन जुटा रहे हैं, तो जीविका के भी हमारे संसाधन फ्रेश होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। इनका असर क्या पड़ रहा है? इनका असर ये पड़ रहा है कि केमिकल युक्त जो खेती हो रही है उसकी वजह से आज देख रहे होंगे कि WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जितने पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मरीज हैं उसमें से 60% केवल हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में 25 से 40 साल की उम्र के लोगों में करीब 40% लोगों के ऊपर हार्ट अटैक के मरीज है नौजवान, और 40 साल से 60 साल के बीच में 25% और फिर 60 साल से ऊपर करीब 35%। ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? जो खाने पीने का जो सिस्टम है तमाम, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो फास्ट फूड और जंक फूड बहुत खा रहे हैं, उसका बड़े पैमाने पे असर पड़ रहा है। और इसके लिए जो है आप देखे होंगे कि इस समय जो व्यक्ति है उसके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, आक्रोश ज़्यादा है। जो हार्ट बीट बढ़ गई है व्यक्ति की, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहता है, बीपी के मरीज ज़्यादा है, शुगर के मरीज ज़्यादा है। इन पर कभी पढ़िए कि हुआ क्या, ऐसा कारण क्या है? तो अभी यहाँ पर हमारे देश में जो है इसके पीछे की बड़ी चीज़ें हैं कि आप भोजन कैसा ले रहे हैं, पेय पदार्थ कौन कौन सा ले रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखा कि खाने के बाद तुरंत जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। अब नेचर ने तो कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाया है। नेचर ने कोल्ड ड्रिंक आप लेंगे तो आपका, मैंने कई लोगों से पूछा, एक शादी में मैं गया तो वो केवल कोल्ड ड्रिंक ही पिला रहा था। मैंने कहा पानी? कहना नहीं यही पीजिए। मैंने कहा कारण क्या है? कहना नहीं, इसे खाना हजम हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक से अगर खाना हजम होगा तो आपका जो नेचर ने आपके आर्गन्स जो बनाए हैं तो वो तो भी कोल्ड ड्रिंक से चलने लगेंगे। तो उसे तो नहीं, उसे हार्मोन रिलीज होते हैं तेजी से। बाद में अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे तो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, आप पेट के मरीज हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आपको कब क्या चीज़ें लेनी है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद पर ज़्यादा जोर देने का काम किया कि आयुर्वेद को जो है फिर से लाना है, आयुर्वेद को बढ़ाना है। और आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। तो इनके सब चीज़ों के लिए जब हम कर रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लोगों का माइंड ठीक हो, बहुत अच्छा रहे। जिनके पास घर नहीं है, अब सोचिए जिनके पास घर नहीं है और वो डाल करके झोपड़पट्टी बना करके रह रहे हैं, बगल में एक बिल्डिंग बनी है, तो उसका माइंड काम नहीं करता। वो सोचता कैसे मेरा एक घर बन जाए, मनोबल कैसे बढ़े, उसके लिए आत्मबल कैसे बढ़े। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना शुरू की, और उस आवासीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हमारे डिपार्टमेंट शहरी योजना में है, करीब 1.25 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया। उन 1.25 करोड़ लोगों का जिनको आवास मिला, तो ये केवल गेम चेंजर का प्लान नहीं है कि सिर्फ गेम चेंजर का हो। ये 1.25 करोड़ लोग, या जिन लोगों के पास आवास नहीं उन लोगों को मिला, और आवास डिमांड पे मिला। हाउस फॉर ऑल योजना है, सबको आवास, जिनके पास नहीं है उनको सबको आवास। तो उनके पास प्रधानमंत्री का आवास मिल जाएगा। तो जो आवास के दिमाग के लिए उनके दिमाग में चलता रहता था कैसे करें, अपने आप आत्मबल बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। उसमें बिजली हो, इसके लिए उन्होंने सौभाग्य योजना लागू की, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देंगे। उसमें नल हो जो जल देता हो, उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके 2024 तक उन घरों में, यानी सब लोगों को, वो जो नए बन रहे हो या जिनके घर में नहीं है, वहां तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। एक बड़ी ये योजना है। तो इसके लिए क्या है,
तो गेम चेंजर के साथ साथ माइंड चेंजर करने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई कि आपका मनोबल बढ़े। और जब मनोबल आपका बढ़ेगा कि हमारे पास संसाधन है, यानी हमारी सरकार जो है वो विकसित भारत बनाना चाहती है, तो उस विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का कार्यक्रम तय किया और इसके लिए वो अमृत काल घोषित किया। अमृत काल का मतलब, अमृत तो जान रहे ना अमृत माने क्या है, तो अमृत काल का मतलब है कि ये पीरियड जो है 25 साल का, ये देश को एक संजीवनी देने का काम करे, सारी गरीबी खत्म हो, हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम दुनिया में नंबर 1 पे हों, ये अमृत काल है। और इसलिए इस तरह का एक विकसित भारत बनाना है। तो जो आप लोगों की जिम्मेदारी अपनी है, जैसे जिस भी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हैं, तो उसके लिए जो हमारी सरकार करने का काम कर रही, तो उसके लिए एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, स्वच्छ भारत मिशन योजना शुरू की। इसके लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 4900 शहर जो आते हैं हमारे देश में, उन सब में कूड़ा घर से उठ जाए, कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री शहर हमारे बने, बिल्कुल स्वच्छ बने, ऐसा। उसके लिए मेट्रो सिटी भी योजना शुरू की। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को मुफ्त में शौचालय भी देने का काम किया और वो योजनाएं लागू भी हैं। लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ये सारी चीज़ों के लिए शहर मॉडल के रूप में बने। इसके लिए स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी चुने और 100 स्मार्ट सिटी में लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास हर शहर को देने का काम किया 100 स्मार्ट सिटी को। अब वो जिनकी जो जिम्मेदारी है, उसके लिए अभी विगत 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने अमृत 2.0 और SBM 2.0 योजना लॉन्च की थी और जिसमें बहुत पैसा देने का काम किया, इसलिए कि पूरी तरीके से एक ये मॉडल के रूप में शहर आए। और जब मॉडल के रूप में निकल करके आएंगे स्मार्ट सिटी बन करके, तो पूरा देश हमारा स्मार्ट बने, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। तो उसमें जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो हमको सबको पूरी करने की जरूरत है। केवल ये नहीं कि हम केवल नौकरी कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, पार्ट टाइम करेंगे, जितना टाइम है उतना करेंगे, हर समय उसी विषय में सोचने की जरूरत है। हमको राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने का काम करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो शहरों में पटरी दुकानदार हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की कि कोई भी बेरोजगार ना रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो पटरी दुकानदार हैं, अब देखिए समझ का फर्क है। ये पटरी दुकानदार जो है वही होते हैं जहां पे दुकानें हैं, उन पटरियों पे अगर वो अपनी दुकान लगाते हैं तो दोनों लोगों का एक दूसरे से संबंध है। छोटा सामान लेने आएगा तो बड़ा सामान भी ले लेगा, बड़ा सामान की दुकान पे जाएगा तो छोटे दुकान के पास से भी ले लेगा। ये आदमी की जरूरत है। अब इसमें कई शहरों में मैंने देखा कि उन्होंने शहर से अलग हट करके पटरी दुकानदारों के लिए दुकानें बना दी। अब वहां कस्टमर नहीं जाता, क्या करेगा? मार्केट जिस दिन लगती है उस दिन सबकी बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब ये आदमी की अपनी सोच है और ऐसा काम उन लोगों ने किया जो IAS रैंक के अधिकारी है, उन लोगों ने ऐसा किया। मैंने कई जगह बुला करके बात की, मैंने कहा इस तरह का करते क्यों? ये सोच में नहीं आती, कस्टमर नहीं जाएगा तो कैसे जो उनकी दुकान चलेगी? वो भी पैसा बेकार, वो बेरोजगार हो गए। तो योजनाओं को हम लागू किस तरीके से कर रहे हैं, उसके रिएक्शन के बारे में भी हमको सोच करके लागू करने की जरूरत है। तो ये इसके लिए हमारी अमृत योजना में पहले चरण में हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने का काम किए थे, खर्च किए इस पे। और अभी दूसरे चरण में 2026 तक
66.75 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्यों को देने का काम करेगी कि इसको एक विकसित तरीके से, पूरी तरीके से विकसित करने का काम करेगी। अब एक योजना और हमारी सरकार ने लागू की कि प्रवासी मजदूर आते हैं, जो बाहर से आकर के उनको वहाँ काम नहीं मिलता तो दूसरे शहर में चले आए, और दूसरे शहर में आकर के मालूम हुआ बस गए। जैसे मैं दादर नगर हवेली गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की टोटल आबादी में 1/3 आबादी जो है केवल उत्तर भारत की है, और वो सब काम करने के लिए आए, बस गए वहाँ। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू कराया कि प्रवासी योजना के तहत लोग अपना मकान बनाए, बिल्डर्स, और किराए पे दे सकते हैं। और 25 साल के लिए अगर किराए पे देंगे तो 25% से ज़्यादा उसमें 25 साल में किराया नहीं बढ़ाएंगे। ये उसके लिए पहले चरण में 8%, दूसरे चरण में 8%, और फिर उसके बाद में जो शेष बचेगा वो उतना प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे किराया। लेकिन टोटल मिला के 25% से किराया नहीं बढ़ाएंगे, किराए पे देंगे। मजदूर जो है पटरी पे नहीं लेटेगा, सड़क पे नहीं लेटेगा, उसमें किराए पे जाकर के रहेगा। ऐसी योजना उन लोगों के लिए भी बनाने का काम किया। तो ये इस तरह का एक विकसित भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ों को सोच समझ कर करने का काम किया। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग जो हैं वो नवाचार जो है, नवाचार का मतलब है कि नई नई टेक्नोलॉजी को लाना, नई नई सोच को यानी परिवर्तन लाना। तो जैसे कि मान लिया पहले कोई पानी का जहाज या नाव लेकर के आया होगा तो कपड़ा लगा हुआ उसी से ऐसे ऐसे घुमा के चलाते थे। धीरे धीरे स्टीमर बन गए, अब बड़े बड़े शिप बन गए, हवाई जहाज बन गए। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित होती चली जा रही, उनकी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही। तो नई नई टेक्नोलॉजी को सोचना, नए नए विचार लाना, और उन विचारों को कैसे हम जमीन पे लाने का काम करेंगे, ये ध्यान में रख करके करना है। कि जैसे अभी एक वेहरा जी ने बहुत अच्छी राय दी कि एक कमेटी बन जानी चाहिए एडवाइजरी की, एडवाइजरी कमेटी एक बन जाए जिसमें वीसी साहब हों, आईआईटी के डायरेक्टर्स हों, कई लोग हों, इस तरीके के एक कमेटी बने जो उस पर नई नई चीज़ों के बारे में वो एडवाइस करती रहे कि कैसे करेंगे, उस पर वो काम भी करेंगे। तो मैं इलाहाबाद प्रयागराज गया तो वहाँ पे मोतीलाल नेहरू टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मेरी बातचीत हुई तो मुझे मिले वो करीब 80 साल के ऊपर हो गए होंगे, जिन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उन्होंने कॉन्सेप्ट किया और उसको बनाया। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लागू करने का काम किया। तो आज पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रत्येक गांव लगभग सड़क से जुड़ गया। एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो एक व्यक्ति के द्वारा कुछ लोगों को बैठा के किया गया। तो आप लोग जो है इसके लिए नवाचार में तमाम वो नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें, नए नए विचार प्रैक्टिकल में करके उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में आप सब लोगों की एक अहम भूमिका है और आने वाले समय में और ज़्यादा अहम भूमिका होनी चाहिए। तभी जा करके हम इस देश को आने वाले 25 साल में विकसित भारत बना पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। और इसके लिए सीधी सी बात है, आप पूरी दुनिया में आप जान रहे हैं कि 2-3 तरीके के लोग हैं। जो साम्राज्यवादी मुल्क हैं वो अपना राज चाहते हैं, आपके देश को मार्केट बना देना चाहते हैं, बना ही दिया है। और कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो चाहे साम्राज्यवादी हो चाहे साम्यवादी हो, दोनों टाइप के जो देश हैं, वो आपके देश की पॉपुलेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा है, इसलिए जो सारी चीज़ें जो कुछ चलेंगी वो खरीदने से चलेगी, जहाँ कस्टमर होगा वहाँ से। तो हम केवल, हमारा देश केवल मार्केट बन करके ना रहे है, बल्कि हमारा देश जो है
आगे और विकसित करें, हम अपने यहाँ आगे ज़्यादा उन्नति करें, चीज़ों का उत्पादन करें, हम दूसरे लोगों को कस्टमर बनाने का काम करें। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात की थी। और वोकल फॉर लोकल का मतलब हम अब स्थानीय अपने सामान जो बन रहे हैं, लोकल उत्पादन है, उनका कितना यूज करने का काम करते हैं। तो जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं कि जैसे मान लिया कि वाटर मेट्रो हमारे दुनिया में, विश्व में पहली बार हमारे यहाँ बनी, तो इसका कितना प्रचार प्रसार हम कर ले जाएंगे, कितना और ज़्यादा करके ले जाएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमसे ये टेक्नोलॉजी ले जाने का काम करें और हम उन्हें इनको देने का काम करें। हमको ये इसका मिले, फायदा मिले, इसको लाभ मिले हमारे देश को। तो आज की जो ये समिट है आपकी, आप सब लोगों की, ये मात्र ये इसलिए नहीं है कि हम एक फॉर्मेलिटीज करके और कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि आप जो है नवाचार के और ज़्यादा विषयों को सोचना, अलग अलग अपनी नई चीज़ों को टेक्नोलॉजी के रूप में लाना, अपने विचार लाना और उसको प्रैक्टिकल में उतारना, क्या क्या राय दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कर सकते हैं। हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में एक मैंने उसमें पढ़ा एक बार, अभी जल्दी की 1.5-2 साल पहले की बात है। वो एक लड़के ने इंटरमीडिएट पास एक लड़का, उसने इसका मोबाइल से एक सिस्टम बनाया। उसने पिस्टल में पता नहीं कैसे लगाया उसने, तो बहुत माहिर टेक्नोलॉजी में रहा होगा। तो अपने मोबाइल पे बोलता था फायर, और पिस्टल दूर रहती थी और वो फायर कर देती थी। ऐसा किया उसने। अब इसको देखिए, अगर ये उसमें आया कि अगर वास्तव में ये सब इस तरह के बन करके और लगा दी जाए बॉर्डर पे, तो फायर कर दिया, वो अपने आप फायर हो जाएगी। तो ये अपना उसका दिमाग था, उसने ऐसा किया, लगाएगा। तो ये सबका सोच नहीं है, सब अपना सोच सकते हैं, बेहतर से बेहतर कोई भी व्यक्ति सोच सकता, क्योंकि बुद्धि जो है वो किसके पास होगी, नॉलेज किसके पास होगा, विवेक किसके पास होगा, वो सोचने की जरूरत है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत काबिल हो, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो। एक क्रीम यहाँ पर बैठी हुई, क्रीम, सभी अपने अपने काम में बहुत माहिर हो। इसमें और कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ये हमको सोचने की ज़रूरत है और इसको प्रैक्टिकल में करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट के इस सिस्टम में जो आपने कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और जितने ही ज़्यादा संसाधन सस्ते दर पर हम लोगों को उपलब्ध कराने में सफल होंगे, हमारे देश का विकास भी उतनी ही तेज़ी से होगा। और कोच्चि के लिए विशेष तरीके से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस विश्वास के साथ कि हम सब लोग मिल करके, कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी तरीके से हो, लेकिन एक ही सबका लक्ष्य है कि सब मिल करके हम इस अपने देश को, राष्ट्र के निर्माण को, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने के लिए हम जो भी गुलामी के अवशेष हैं उनको मिटाते जाएंगे। गुलामी के अवशेष का मतलब है कि केवल हम जो गुलाम रहे वैसे ही नहीं, उनको मिटाने के साथ साथ में हम दूसरों पे निर्भर न रह करके अपने ऊपर निर्भर रहने का काम करेंगे। हमारा देश अपने ऊपर निर्भर रहे पूरी तरीके से। ऐसा एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और जो संसाधन है उनमें भी, आवागमन के जो संसाधन है उनमें भी हम पूरी तरीके से और कितना डेवलप कर सकते हैं। नई नई जो भी टेक्नोलॉजी है उनको आप लेने का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आभार इसके लिए देता हूँ लोकनाथ मेहरा जी का, प्रोफेसर और वीसी के मधुसूदन जी का, रवि गुप्ता जी का, आप सब लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए इस सफल समिट का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।